ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर टोटल सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ पिछले साल यानी कि 2025 का क्वेश्चन, इसके बाद 24, 23 और आगे भी वीडियो में आपको और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2025 का मॉडल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है, इस सवाल में आप लोग देख रहे हैं कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है वो संख्या जो पूरा भाग कर देता है। अगर यहां पर मैंने लिखा 6 और 6 को 2 पूरा भाग कर दिया, 3 पूरा भाग कर दिया, 6 पूरा भाग कर दिया, 1 पूरा भाग कर दिया, मतलब ये सभी जो संख्याएं हैं वो इसके गुणनखंड है। तो वैसे 120 के तो बहुत सारे गुणनखंड हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा, एग्जाम ऐसे पूछा जाता था कि 120 का गुणनखंड क्या है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करके लिखते थे। लेकिन इस बार का क्वेश्चन है कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 120 का कितना अभाज्य गुणनखंड, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है। यानी कि यहां पर हम लोग जब 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहां पर 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर अलग अलग गुणनखंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यही इसका आंसर होने वाला है। जैसे एक अभाज्य गुणनखंड 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 5। तो 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो 120 के 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए। और अगर पूछा जाता है 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ऐसे करके तब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 120 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो ये जो हमारा पहले क्वेश्चन रहता था, मॉडल क्वेश्चन में इसी तरीके का क्वेश्चन देखिएगा। लेकिन बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं। फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं, गुणनखंड का मतलब होता है वह संख्या जो पूरा भाग कर देता है, जो दी हुई संख्या को पूरा भाग कर देता है, उसको गुणनखंड बोलते हैं। तो यहां पर 120 का तो बहुत सारा गुणनखंड है, हमको बताना है अभाज्य वाला, तो वो हमारा आ गया 2, 3 और एक हमारा यहां पर छूट रहा है और वो है 5। तो यहां पर टोटल 3 अभाज्य गुणनखंड है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन बोला जाता है कि 5 तथा 0 का HCF क्या है। तो 5 तथा 0 का HCF क्या है, तो एक लाइन सुन लीजिए जो इसका आंसर आपको कर देगा। 0 और 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या आप ले लीजिए, 0 या 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या आप ले लीजिए, और अगर आप उसका HCF निकालते हैं तो हमेशा आपको वही वाला संख्या आंसर मिलेगा। यानी कि 5 तथा 0 का HCF क्या हो जाएगा, 5। 0 और 17 का HCF क्या हो जाएगा, 17। 0 और 23 का HCF क्या हो जाएगा, 23। 0 और 5 का HCF कितना आ गया, 5। तो यानी कि अगर 0 के साथ किसी भी 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या का HCF पूछा जाएगा तो आपको हमेशा उसी संख्या को टिक करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है इनडायरेक्टली परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। अब जैसे कि यहां पर 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 81 का हो जाएगा 9, ये एक परिमेय संख्या। आपका आंसर यही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहां पर 2√3 ये एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और ये भी हमारा इसको सॉल्व करेंगे √6, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये वाला, क्योंकि ये है परिमेय संख्या, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जाता है कि निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है, आप किताब में पढ़े होंगे, द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को या तो एक बार कट करता है या फिर 2 बार कट करता है या फिर 1 बार भी कट नहीं करता है। तो यहां पर देखिए 2 बिंदु पर एक्स अक्ष को कट कर रहा है, यानी कि ये द्विघात समीकरण का ग्राफ है। ये भी 2 बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को, द्विघात समीकरण का ग्राफ है। एक्स अक्ष को 1 बार भी कट नहीं कर रहा है, द्विघात समीकरण का ग्राफ होगा। लेकिन एक्स अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यदि कोई ग्राफ किसी आलेख के एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसका मतलब वो द्विघात बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है 2, यानी कि वो एक्स अक्ष को 2 या 2 से कम ही कट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा ये, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अब हम लोग बात करते हैं इसके 5वां नंबर में। 5वां नंबर में बोला जा रहा है कि बहुपद 2 - x (x - 1) के शून्यकों का गुणनफल।
तो यहां पर आपको ये नहीं सोचना इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, उसके बाद यहां पर हम लोग शून्यकों का गुणनफल लिखना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको मैं एक और अच्छा तरीका बताता हूं। अगर कभी क्वेश्चन बोला गया शून्यकों का गुणनफल या तो इसके 6 नंबर में बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है, अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपके पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसमें यह पूछा जाता है कि वो दोनों जो समीकरण युग्म है वो अविरोधी है, विरोधी है या फिर आश्रित है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आपके कॉन्सेप्ट से बाहर है। इसके लिए आपको एक शर्त पता होना चाहिए जो मैं यहां पर लिखा हुआ हूं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वो हमारा हो जाएगा अविरोधी। अगर अनुपातों का जो तुलना करने पर हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आप समझ जाइएगा कि वो विरोधी है। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो आश्रित है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में जो हमारा गुणांक है उसका अनुपात क्या क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 और c2 होता है। तो a1/a2 यहां पर आ जाता है 1/2, b1/b2 आ जाता है 3/-5, और यहीं पर देखिए नॉट इक्वल आ रहा है, यानी कि a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा अविरोधी। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसमें बोला गया है कि समीकरण युग्म 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 का हल। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जो कि इसके 4 हल हैं, जिसमें से एक सही है। तो अगर आपको दो समीकरण का हल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, x या y किसी का जो कोफिशिएंट होता है उसको मैच करा देंगे। तो जैसे यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, यहां पर 4 है और यहां पर 2 है, अभी साइन को हटा करके देख रहे हैं, तो 4 और यहां पर 2 है तो 2 दूना 4 कर दे सकते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 3x + 4y = 10 और 2 दूना 4x - 4y = 4। ठीक है, तो यहां पर गुणांक मैच कर गया, कोफिशिएंट मैच कर गया। और अगर कोफिशिएंट मैच करने वाले का साइन अलग अलग होता है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 14x, x का मान आ जाएगा 2, और x का मान को जब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में लगाएंगे तो y का मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा 8वां सवाल है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो आपको पता होना चाहिए कि ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, और यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब यह है कि x² हमारा नहीं हटना चाहिए। अगर x² से ज्यादा पावर है तो वो त्रिघाती समीकरण हो जाएगा, और अगर x² से कम है तो वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। यह है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सिर्फ x² वाले पदों को ही टारगेट करेंगे। जैसे यहां पर x² और x² कट गया, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहां पर x² नहीं है। यहां पर इसको आप सॉल्व करोगे x² मिलेगा, इसको यहां पर x² है, ये भी कट गया, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसको सॉल्व करिए, √2 का स्क्वायर करिएगा 2 आ जाएगा, x² हो गया, और यहां पर 2x² है, ये भी इसको काट देगा, द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन यहां पर आप सॉल्व करोगे तो आपको x² मिलेगा और यहां पर आपको मिलेगा 2x²। अब अगर आप 2x² को इधर लेके जाओगे तो -x² आएगा, और x² को इधर लेके आओगे तो x² ही यहां पर बचेगा। तो यहां पर x² बच जाता है क्योंकि यहां पर क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो याद रहे, जब भी आप कभी द्विघात समीकरण को सॉल्व करें और आपको पता करना हो कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं, समीकरण को सॉल्व करने के बाद, तो आपको सिर्फ x² वाले को टारगेट करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। हमारा 9 नंबर सवाल है जिसमें बोला जा रहा है ax² + bx + c के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, जब b² - 4ac बड़ा होता है 0 से। जब b² - 4ac = 0 रहे तो यहां पर बराबर वास्तविक मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और b² - 4ac <0 रहा तो कोई मूल नहीं होता, इसी को बोलते हैं d > 0, d = 0 एंड d < 0। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि AP 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर निकालना बहुत आसान है, दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद यहाँ पर 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो 25 - 1 यानी कि 24। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तीसरा से दूसरा को घटा सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 में 25 घटाएंगे तब भी 24 आएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि एक AP में d = -4, पदों की संख्या n = 7, an = 4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना यहाँ पर an बराबर अगर 4 है तो a7 = 4 हो जाएगा, और a7 को a + 6d में तोड़ सकते हैं।
A16 को A+15D में तोड़ सकते हैं, A50 को A+49D में तोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही A+6D = 4 लिख दिए। अब यहां पर D का मान आप देख रहे हैं, आपको पता है D का मान आपके पास है -4। तो यहां पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 चौके 24 और ये माइनस वाला 24 से चल जाएगा, 4 28 हो जाएगा। तो ए का हमारा आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। इसमें बोला गया है कि बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। आपको याद होना चाहिए, मूल बिंदु इसको बोलते हैं। और मूल बिंदु से किसी बिंदु की जो दूरी होता है, अगर इसको x और इसको y निर्देशांक मान ले तो हमारा फॉर्मूला है OP = √x² + y²। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, तो 36 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस यहां पर हो जाएगा 225, यहां पर जोड़ने पर आ जाएगा 1521 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 39। तो इसका आंसर है 39 मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि बिंदुओं 3,4 और -3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, जोड़ने वाले रेखाखंड यानी कि एक बिंदु ए है और इसको जोड़ देते हैं दूसरा बिंदु इससे। अब ये जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहला वाला को पहला वाला से जोड़िए। तो 3 + -3 कितना आ जाएगा 0, 0 का आधा कर दीजिए। तो 0 का आधा हो जाएगा 0/2। ठीक है, और दूसरा वाला को दूसरा वाला से जोड़ दीजिए, 4 और 8 12, 12 का आधा कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 6। तो आंसर हमारा है 0,6, 0,6 इसका राइट आंसर है। इसके बाद आप देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो वही दो त्रिभुज समरूप होते हैं जिनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। और ऐसा हर बार होगा जब आपके पास रहेगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इनके सभी कोण जो होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। तो अगर कैसा भी समबाहु त्रिभुज बनाए, दोनों त्रिभुजों का जो कोण बनेगा 60-60 डिग्री का होगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो आप देख रहे हैं अभी, इसमें बोला गया कि DE समांतर BC है। DE समांतर BC, यहां पर हमको थेल्स प्रमेय लगाना है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा AD/DB = AE/EC, AE/EC। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और अगर इस भुजा के समांतर यहां पर एक लाइन खींचते हैं तो ये वाला और इसका अनुपात इधर वाले अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर हो जाता है। तो AD का मान है 10, DB का मान x है, AE का मान हमको 15 दिख रहा है और यहां पर हो जाता है 30। ठीक है, ये यहां पर 30 लिखा हुआ है। तो यहां पर जाएगा 15 दूना 30 और ये यहां पर आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत कोणों का अनुपात समानुपाती होता है। ठीक है, तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण P, कोण B बराबर हो जाएगा, देखिए शीर्ष दिया हुआ कोण Q और संगत शीर्ष दिया हुआ है C के लिए R। तो अगर B का मान 47 डिग्री है तो Q का भी मान 47 हो जाएगा, और अगर R का मान 83 डिग्री है तो C का मान भी 83 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हमको A का मान निकालना है तो यहां पर हो जाएगा 7 और 3 10, 1 8 4 12 और 1 13, 130 हो जा रहा है दो कोणों का माप। तो तीसरा जो कोण होगा वो हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारा सही उत्तर है। ठीक है, यदि Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अगर आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है और बोला जाता है कि वृत्त जो है बाहर में कोई बिंदु Q है। ठीक है, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श बिंदु पर रुक जाना है। जैसे यहां पर स्पर्श बिंदु है और ये हमारा Q है, तो बाह्य बिंदु से Q पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई यहां पर दिया हुआ, ये दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। और बोलता है कि केंद्र से उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां पर मैंने केंद्र बना दिया और केंद्र से इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो बोलता है त्रिज्या का लंबाई निकालिए। ये त्रिज्या, केंद्र ये हो गया, इसको P मान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या है बनाते हैं वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो इसके लिए एक लाइन है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो यहां पर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहां पर आपको पाइथागोरस के लिए P निकाल लेना है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त के दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर ये इस साल आया है ऑब्जेक्टिव में तो अगले साल ये सब्जेक्टिव यानी कि साल 2026 में सब्जेक्टिव में आ सकता है। आकृति में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। ठीक है, आकृति में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है,
ये आकृति आपका बना हुआ है जिसको मैं अभी यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके का आकृति, इसको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने एक जीवा ए बी बना दिया है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, लेकिन बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। अब हमको ए बी का मान निकालना है। यहाँ पर छोटा वृत्त का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बड़ा वृत्त का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और जैसा कि आपको बताएं, हम स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास एक वृत्त है और अगर आप ये जीवा बना दिए और केंद्र से जीवा पर लंब डाला जा रहा है, तो ये समद्विभाजित हो जाता है, जीवा समद्विभाजित हो जाता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना कि पूरा लंबाई निकालना है और ये जगह 8 सेंटीमीटर, जो कि एक इंपॉर्टेंट इस साल के लिए क्वेश्चन बन सकता है सब्जेक्टिव के लिए। त्रिकोणमिति से सवाल है कि सेक ए इज इक्वल टू 3/5। सेक ए इज इक्वल टू अगर 3/5 दिया हुआ है और हमको बोलता है साइन निकालिए, तो सेक ए का मतलब है कि ये हमको आंसर दे रहा है b/b ही दे रहा है, लेकिन उल्टा कैसे लिख दिए हैं। तो हो सकता है यहां पर कुछ फॉल्ट है, क्वेश्चन में यहां पर होना चाहिए 5/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ सेक ए इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू 5/3 और सेक ए का मतलब है h/b। ठीक है, तो यहां पर h/b का मतलब है अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो b का मान हो जाएगा 3, h का मान हो जाएगा 4। तो यहां पर अगर हमको p निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से p का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, p का मान 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमको निकालना है साइन ए का मान निकालना है तो p/h, यानी कि p का मान अभी 4 निकाल रहा है, h हमारा 5 था, तो आंसर हो जाएगा 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किसका मान 0 होगा, तो साइन 90 का मान 0 होगा। ठीक है, अब 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए बराबर है, तो यहां पर फॉर्मूला एक होता है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब अगर आप प्लस tan स्क्वायर ए को इधर लेके चले जाओगे तो इधर 1 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो आपको याद रखना है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे और 5 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, यानी कि ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा -5 और ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें बोला जाता है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो साइन थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम बनाने के लिए पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबको हम लोग साइन कोस में चेंज कर देते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये कट गया। अब कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो हमारा हो जाता है सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, तो कॉस का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक। अब एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि एक मीनार है, एक यहां पर मीनार बना दी है, 100 मीटर का मीनार हो गया और मीनार एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर, अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया जा रहा है, 60 डिग्री, और ये कितना है 100 मीटर है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। बोला जाता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई यानी कि हमको P निकालना है, हमारे पास B है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan थीटा, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री, P का मान कितना है निकालना है, वो होगा मीनार की ऊंचाई, और B हमारा हो जा रहा है 100। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3 और यहाँ पर हो जाएगा P 100, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 √3 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर मीनार का ऊंचाई हमको निकालना था, अगर आपके पास बेस है, आधार है, आपको लंब निकालना है, तो आपको tan का यूज करना होगा, आप कॉट का भी कर सकते हैं और tan से भी निकाल सकते हैं।
ये पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बोला जाता है कि मीनार की ऊंचाई और भूमि के एक बिंदु से मीनार की दूरी, यहां पर छूट गया मीनार की दूरी, कि मीनार की ऊंचाई और भूमि से मीनार की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस इक्वल है। और जब आपका हाइट और डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो इस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। तो याद रखिएगा कि जब आपका मीनार का ऊंचाई और मीनार से किसी भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी बराबर हो तो उसका जो उन्नयन कोण होता है वो होता है 45 डिग्री। या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक मीनार और मीनार की छाया और मीनार की जो ऊंचाई है वो बराबर है, तो बताइए कि मीनार की छाया का अंत बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो ये हमारा सही आंसर है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहले ही क्षेत्रफल दिया हुआ है और बोलता है कि इसका कोण, जिसका कोण त्रिज्यखंड जो है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक हम त्रिज्यखंड बना दिए, ये त्रिज्यखंड बना दिए, इसका कोण है 60 डिग्री और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और बोला जा रहा है इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ये हमको दिया हुआ है 132/7। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान कितना यहां पर लगा देंगे, 60 डिग्री लगा देंगे। पाई का मान यहां पर लिख देते हैं, देखो 22/7, यानी कि हम इसी में यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिएगा आगे, यहां पर ये 0 0 कट जाएगा, 6 6 36 कट गया, यहां पर हो जाएगा ये हमारा 6 बच गया है। एक चीज और देखिएगा, ये 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। ठीक है, तो हमको आर स्क्वायर अगर निकालना है तो यहाँ पर 132 बच गया, ये 22 ये गुना में है, आ जाएगा भाग में, और ये 6 चला जाएगा इधर ऐसे। तो अब हम लोग 11 का पहाड़ा पढ़ने जा रहे हैं। या फिर यहाँ पर देखिए, ये हो गया 3, ये हो गया यहाँ पर 11, 11 1 11, 11 1 11, 11 दूना 22। तो आर स्क्वायर बराबर 12 या 36, यानी कि आर का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब एक अलग क्वेश्चन है, यहां पर समझिएगा, लिखता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास आपका दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको निकालना है। जैसे मान लीजिए यहां पर बेलन है, इस टाइप का आप क्वेश्चन पढ़े हैं, बेलन बना दिया, देखिए बेलन बन गया, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारा यहां पर है 2.4 सेंटीमीटर, और यहां पर आपका व्यास दिया हुआ है 1.4, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 0.7। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखो शंकु के आकार का काट करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक शंकुआकार हम लोग कट करके बाहर निकालते हैं। जैसे ही शंकुआकार कट करके बाहर निकालोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इसका भी त्रिज्या वही है और ऊंचाई भी हमारा वही है। तो अगर बोला गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 0.7, लेकिन हमारे पास एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा, जब यहां पर हम लोग आर लिखेंगे 0.7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √h² + r²। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे 2.4 का होल स्क्वायर और प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप सॉल्व करोगे 5.76 प्लस 0.49, हल करेंगे 6.25, यानी कि हमको L का मान मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन का एक पार्ट है जिसको आपको अच्छे से देख लेना है। आप सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आपको तिर्यक ऊंचाई का जो आपको मान मिलेगा वो 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर हम लगा दिए, ये 7 से ये वाला ऐसे करके कट जाएगा, इसको गुना करेंगे 2.2, ये हो जाएगा 2.5 और आंसर आ जाएगा हमारा 5.5। गुना कर लीजिएगा, तो ये हमारा सही आंसर है। चलिए इसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन बोलता है एक ठोस घनाभ के आकार की है, एक ठोस किस आकार की है, घनाभ के आकार की है, और बोलती जिसकी विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहां पर दिया हुआ है। बोलता है ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H। तो हम लोग इसी को गुना कर देंगे। तो 15 × 5 = 75 का 5 हाथ में 7, 15 × 3 = 45 और 7 यहां पर हो जाएगा 52। यहां पर एक 0 लगा देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 525 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद माध्यिका निकालने बोला गया है। देखिए 9th क्लास का क्वेश्चन 10th क्लास के मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा रहा है। ठीक है, बोलता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका, तो पहले हो जाएगा अभाज्य संख्या 1 2 3, काउंट कर रहे हैं, 4 5 6, इसके बाद है 7 8 9 10। ठीक है, 2 3 5 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 13 17 19। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया प्रथम 10। अब 10 क्या है, 10 यहाँ पर 1 2 3 4 परीक्षणों की संख्या है। तो यहाँ पर ये कट गया, ये वाला कट गया,
ये वाला कट गया। माध्यिका का मतलब होता है सबसे बीच वाला नंबर। अब यहाँ 2 बच गया है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ 24 का आधा हो जाएगा 12। अगर आप माध्यिका निकालते हैं, बहुत आसान है, आप उसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, ऐसे कट करते जाइए। जैसे यहाँ पर बोलता कि 1 2 3 4 5, इसका माध्यिका निकाला, ये हट गया, फिर ये हट गया, ये माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पर 2 बच गया था इसलिए दोनों को जोड़ करके या फिर उन दोनों का माध्य निकाल दिया जाता है जो कि 12 आ गया है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता हमेशा 0 या उससे बड़ी और 1 या उससे छोटी होती है। ठीक है, तो माइनस में तो हो नहीं सकता, और यहां पर माइनस में एक ऑप्शन दिया हुआ है तो यही हमारा प्रायिकता नहीं होगा।